दोस्तों, विदेश में पैसा कमाने गया एक लड़का जिसका नाम ओमकार होता है, पूरे 2 साल के बाद आज अपने देश भारत वापस लौट रहा था। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वो सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाता है और ट्रेन में बैठकर अपने शहर के लिए रवाना हो जाता है। ट्रेन ओमकार के शहर रायबरेली से पहले ही एक स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकती है। करीब 30 मिनट के लिए वे ट्रेन वहाँ पर ब्रेक लेती है। तो ओमकार सोचता है कि अभी तो काफ़ी समय है, क्यों ना स्टेशन से कुछ लेकर खा लिया जाए, और वो ट्रेन से उतर जाता है। जैसे ही स्टेशन पर जाने लगता है तो क्या देखता है कि उसी के बूढ़े माँ बाप और उसी की अपनी धर्मपत्नी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रही है। वो लोग ओमकार को देख नहीं पाते और भीख मांगते हुए उससे कहते हैं कि साहब कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ओमकार जब अपने माँ बापों की ऐसी दुर्दशा को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पत्नी जब अपने पति को देखती है तो वो भी वहीं रेलवे स्टेशन पर रोने लगती है। दोस्तों, ऐसी क्या दुविधा आन पड़ी थी जो ओमकार के विदेश जाने के बाद उसके माँ बाप और उसकी पत्नी को भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, ये दिल को तार तार कर देने वाली कहानी, एक बार थोड़ा सा समय निकालकर कहानी को अवश्य सुने, क्योंकि कहीं ऐसा आपके साथ भविष्य में ना हो। दोस्तों, ये कहानी आप सुनेंगे तो कहेंगे कि हकीकत में ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। ओमकार एक ठीक ठाक परिवार से था और ये 2 भाई थे, एक ओमकार और दूसरा योगेश, और दोनों का ही विवाह हो चुका था। लेकिन दोस्तों, ओमकार की जो भाभी थी वो बड़ी ही तेज तर्रार स्वभाव की थी। योगेश की शादी पहले ही हो जाती है क्योंकि वो घर में बड़ा था। पत्नी घर में आती है जो कि पहले से ही काफ़ी कर्क मिजाज की थी। बड़ी ही रोमांचक कहानी है दोस्तों, बस सुनते जाइए, क्योंकि भाभी के चक्कर में आकर देवर सब कुछ भूल जाता है। जब तक कि ओमकार की शादी नहीं हुई थी तो उसकी भाभी ने उसे अपने देवर को अपने नैनों के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया था। ओमकार वो भी अपनी मीठी मीठी बातों से इस कदर प्रभावित करती है कि जो कुछ भी उससे कहती वो हर काम करने के लिए राज़ी हो जाता। दोस्तों, इसी के चलते नतीजा ये होता है कि फिर ओमकार का भी विवाह हो जाता है। ओमकार की पत्नी का नाम खुशी था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। खुशी बहुत ही गरीब लेकिन नेक परिवार की लड़की थी। खुशी अपने ससुराल आती है, लेकिन उसने कभी ये सुख नहीं जाना कि पति क्या होता है। दोस्तों, ओमकार जब भी अपने काम से घर वापस आता तो अपनी पत्नी से कभी सीधे मुंह बात नहीं करता। पत्नी के 8-8, 10-10 दिन हो जाते, लेकिन ओमकार उससे कोई भी प्यार की बात नहीं करता। अपनी पत्नी के सुख दुख किसी भी प्रकार से वे कोई बात नहीं करता। अगर खुशी उससे बात करने या उसके पास आने या उस पर अधिकार जताने की कोशिश भी करती तो वो उसे धक्का देकर उसको फटकार कर लगा देता, क्योंकि ओमकार पहले ही अपनी भाभी के चंगल में बुरी तरह से फंसा हुआ था। जैसे ही उसकी भाभी कहती वो वैसा ही करता था। कभी पत्नी को पीटना, कभी कुछ करना, क्योंकि भाभी से उसे लगाव था। भाभी के चक्कर में वो बुरी तरह से फंसा हुआ था। दोस्तों, जो भी भाभी के चक्कर में होते हैं वे अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। जब ओमकार और उसकी भाभी खुशी को ज़्यादा ही परेशान करने लगते हैं, बिना किसी वजह बात बात पर उससे झगड़ने लगते हैं, तो खुशी अपने चचेरे भाई को बुलाती है, क्योंकि और कोई घर में तो था नहीं। माता पिता का पहले ही देहांत हो गया था। चचेरा भाई आता है तो उसके साथ वे अपने मायके ही चली जाती है। उधर ओमकार की भाभी को सिर्फ पैसे से मतलब था, और वे ओमकार से कहती है कि देवर जी, मैंने सुना है विदेश में जाकर लोग सऊदी अरब से खूब पैसा कमाते हैं, आप भी ऐसा करो ना। कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ और खूब मन लगाकर मेहनत करके पैसा कमाना। पैसा ज़्यादा रहेगा तो आप और मैं खूब मज़े करेंगे, खूब मज़े की ज़िंदगी काटेंगे, और मुझे भी अपने साथ विदेश ले जाना। अब वे अपनी भाभी की बातों को टाल नहीं पाता और 1-2 महीने में ही उसका वीज़ा आ जाता है और फिर वो विदेश चला जाता है। अपने माता पिता को विदेश जाने से पहले अपने बड़े भाई और भाभी को उनकी देखभाल करने, उनके खर्च उठाने की जिम्मेदारी सौंप जाता है कि मैं विदेश से पैसा भेजता रहूँगा, आप मम्मी पापा का ध्यान रखना। लेकिन जो भाभी होती हैं अपने पति योगेश से कहती हैं कि जब तक ओमकार विदेश गया है उसके वापस आने से पहले बुढ़िया और बुढ़ों से नाम जो भी खेती प्रॉपर्टी है सब कुछ अपने नाम करवा लेते हैं। ये हमारे लिए भविष्य में काम आएगी, सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी, तो पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, योगेश के मन में भी दौलत का लालच आ जाता है, और जैसा उसकी पत्नी ने समझाया था वो वैसा ही करता है। तहसील जाता है और वकील से पहले ही सेटिंग बना लेता है। अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील ले जाता है, ये बोलकर कि सरकारी योजना आई है, आपको बुढ़ापे में पेंशन आएगी।
बेचारे बूढ़े माँ बाप अपने बेटे की बात में आ जाते हैं और धोखे में अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी खेती की ज़मीन, सभी चल अचल संपत्ति अपने बड़े बेटे के नाम कर देते हैं। और ये करवाने वाली सिर्फ ओमकार की भाभी ही होती है, जिसने दौलत का लालच अपने पति को दिया और सब कुछ अपने नाम होने के बाद वे लोग बूढ़े माँ बाप को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं और घर में ताला लगाकर बाहर कहीं चले जाते हैं। जब बूढ़े माँ बाप के नाम पर कुछ नहीं रहा, ना तो उनके पास पैसा था, ना और कोई जरिया था, बेचारे अपना पेट पालने के लिए गांव से थोड़ी दूर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो कुछ भी कोई उन्हें दे देता खा लेते, ऐसे ही अपने दिन गुजार रहे थे। उधर दोस्तों, जो ओमकार की पत्नी थी खुशी, उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। कुछ समय के लिए तो चचेरा भाई और भाभी अपने साथ रखते हैं, लेकिन फिर उसकी भाभी बात बात पर उन्हें ताने मारने लगती है। तो खुशी एक दिन तानों से तंग आकर विचार करती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना चाहिए, कुछ भी करूँगी चाहे भीख मांग कर खाना पड़े, लेकिन यहाँ इनके साथ इस घर में रोज़ रोज़ के ताने से कर नहीं रह सकती। अब वही किसी के घर में थोड़ा बहुत काम करा देती, कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाता। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसी के बूढ़े सास ससुर भीख मांग रहे हैं। उनके पास जाती है और गले लगाकर रोने लगती है। पूछती है कि माँ बाबूजी, आपकी ये दशा कैसे हो गई। सास ससुर अपनी आप बीती खुशी को बताते हैं कि तुम्हारे पति तो विदेश चला गया और तुम्हारी जेठानी और जेठ ने हमसे धोखे से हमारी सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करा ली और हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। अब हम लोग दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। खुशी एक नेक दिल और साफ लड़की थी। वे अपने सास ससुर की ऐसी स्थिति में उनके साथ रहती है। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई और दूसरा सहारा नहीं था। कभी कभी खुशी ट्रेन में चना दाना वगैरह बेच लिया करती और ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करने में लग जाती है। ये लोग एक पन्नी का तिरपाल बनाकर उसके नीचे फुटपाथ पर ही रात गुजार दिया करते थे और समय ऐसे ही बीतता चला गया। और अब लगभग 2 साल बाद ओमकार को अपने घर की याद आने लगती है। वह सोचता है कि चलो अब घर वापस चलते हैं, और भैया भाभी का भी फ़ोन नहीं लग रहा। अब वे घर आता है तो देखता है कि घर में तो ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा हुआ है। पास पड़ोस वाले ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने मकान और सभी ज़मीन जायदाद बेचकर कहीं गायब हो गए हैं। यहाँ वे अब नहीं रहते, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। उन बेचारों को हमने खुद अपनी आंखों से उनको रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा है। पड़ोस के लोगों ने ऐसा उन्हें बताया। ओमकार जब ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि भाभी के पीछे मैंने अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उसे हमेशा तंग किया, उसे प्यार ही ना दे सका। अब मैं क्या करूं? वे अपना सर पीटने लगता है। अब वे अपने माता पिता को खोजता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंचता है। इधर उधर ढूंढने लगता है तो माँ बाप बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। अब उनके पास जाता है और उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इतने में ही उसकी पत्नी खुशी, जो कहीं पानी लेने गई हुई थी, अपने सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही खुशी ने अपने पति को देखा तो वो भागकर अपने पति के चरणों से लिपट जाती है। उसने अपने पति ओमकार को आज भी उतना ही सम्मान किया जितना वो पहले करती थी, लेकिन ओमकार ने अपनी भाभी के चक्कर में आकर उसके प्यार के जाल में फंसकर अपनी पत्नी को ठुकरा दिया था। लेकिन अपनी पत्नी का आज भी अपने पति से ऐसा प्रेम देखकर उसने अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब वे चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और अपना मन हल्का करने लगते हैं। दोस्तों, ओमकार के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया। सब कुछ बेटा उन्होंने अपने नाम करवा लिया, तुम्हारा हक भी उन्होंने छीन लिया है, लेकिन तुमने भी तो तब हमारी एक ना सुनी। वो तो शुक्र है ईश्वर का कि हमारी ये छोटी बहू बहुत नेक और दयालु है। अगर ये हमें ना मिलती तो आज हम कहीं के ना रहते और ऐसे ही भूखे फुटपाथ पर मर जाते। तुमने बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन वही बहू आज भी तुम्हें वही इज्जत करती है, वही तुम्हारा मान सम्मान करती है। ऐसी बहू कहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलती। ये सुनकर ओमकार रोने लगता है और अपनी पत्नी खुशी से कहता है कि मुझसे जो गलती हुई है, भूल हुई है, उन सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तो खुशी कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको तो भाभी ने ही अपने वश में कर रखा था। अब आपकी आंखें खुल गई तो इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ओमकार कहता है कि अब तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ यहाँ से चलो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों उसके पास भी पैसा अब नहीं था। जो कुछ पैसा था वो सभी उसने अपनी भाभी के अकाउंट में डाल रखा था। ओमकार अपनी पत्नी और माँ बाप को वहाँ से लेकर कहीं दूसरे शहर चला जाता है और एक सब्जी मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर ले लेता है।
वहीं मंडी में किसी के पास पल्लेदारी का काम करने लगता है। गाड़ियों में सामान लोडिंग और अनलोडिंग करने का काम वे करने लगता है। उसी से जो दिन भर में पैसा कमाता, अपने घर का खर्चा चला लेता, क्योंकि 4 जनों का खर्चा निकालना अपने आप में ही एक मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे ऐसे ही दिन चलते रहते हैं। एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि मुझे एक सब्ज़ी की दुकान खुलवा दो, मैं सब्ज़ी बेच लिया करूँगी, आप अपना काम करते रहना, हमें थोड़ा और सहारा हो जाएगा पैसों का। मम्मी पापा घर पर ही रहेंगे, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये अब कर भी क्या सकते हैं। इस बात पर ओमकार के पिता भी सहमति जताते हुए कहते हैं कि बेटा बहू ठीक कह रही है, हम भी दुकान पर बैठ जाया करेंगे, धीरे धीरे हमारी ये सब्ज़ी का धंधा चल जाएगा। ओमकार मार्केट में अच्छी सी जगह देखकर सब्ज़ी की दुकान डलवा देता है। उसका मंडी में पल्लेदारी करता है और अपनी दुकान के लिए मुनासिब दामों में सब्ज़ी खरीद लिया करता था। अच्छी बिक्री होती है, पैसा बचने लगता है, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगता है। किराए का मकान इन लोगों ने ले रखा था, मकान मालिक का किराया भी चुकाते हैं और एक छोटा सा 100 गज का प्लॉट भी खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद धीरे धीरे कुछ और पैसा जमा करते हैं और खूब मेहनत लगन से कमाते हैं और घर भी बना लेते हैं। मंडी में काफ़ी समय से काम करने से ओमकार वहाँ की लेन देन को अच्छी तरह से समझ गया था। वे फिर अपनी खुद की एक आड़ खरीदता है और बढ़िया रोज़गार होने लगता है। इतना अच्छा उनका कारोबार चलता है कि उन्हें कई प्लॉट खरीद लिए जाते हैं। जितनी प्रॉपर्टी उसके भाई ने हड़प ली थी उसकी 2 गुना वो लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उधर दोस्तों जो योगेश और उसकी पत्नी प्रॉपर्टी हड़प करके अपने ससुराल चले गए थे, योगेश के ससुराल वालों ने उसकी खूब सेवा की, लेकिन जब पैसा ख़त्म हो गया तो उन्हें लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि जो अपने सगे भाई का ना हो सका वो हमारा क्या होगा। कहते हैं ना दोस्तों कि जैसा करोगे वैसा ही भरने को मिलेगा, और वह हुआ भी वही। उन्हें भी धक्के देकर घर से निकाल दिया गया। वे दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गए। एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे। 2-2 दिन हो जाते, खाने को नहीं मिल पाता, पानी पीकर अपनी भूख मिटा रहे थे। जैसा उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया, अपनी छोटी बहू के साथ किया, आज वही दिन उन्हें देखने पड़ रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक भटकते हुए किसी तरह से उस सब्ज़ी मंडी में आ जाते हैं। जैसे ही योगेश और उसकी पत्नी ओमकार को आड़ पर बैठे हुए देखती है, कई लोग उनके नीचे काम कर रहे होते हैं। ये नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वे दोनों ओमकार के पास जाते हैं। मम्मी पापा भी वहीं पास में बैठे हुए थे। योगेश की पत्नी जैसे ही अपनी सास ससुर के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है तो ओमकार रोकते हुए कहता है कि भाभी दूर ही रहना, माँ बाबूजी से को हाथ मत लगाना। क्या किया था तुमने इनके साथ? आप लोगों ने सिर्फ पैसों के चक्कर में इन्हें घर से बेघर कर दिया था। तुम ही ने मुझे मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी से दूर कराया था। तुमने मेरी ज़मीन जायदाद हड़प ली। अब क्या करने के लिए आए हो यहाँ? जहाँ मर्जी चाहे चले जाइए, हमसे आपका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन उनकी ख़राब स्थिति को देखते हुए उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा ओमकार, इनसे गलती हुई है, पहले तुमसे भी तो हुई थी, इनसे भी हो गई। आखिर जो भी है ये है तो तुम्हारा भाई ही, जो होना था हो गया, अब इन्हें माफ़ कर दो। इस पर ओमकार की पत्नी खुशी भी कहती है कि हाँ माँ, बाबूजी सही कह रहे हैं, ये जैसे भी हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा ही, और अगर भैया भाभी कहीं और भी काम करने के लिए जाएंगे तो हमारी इज्जत भी तो मिट्टी में मिल जाएगी। आप इन्हें कहीं भी एक छोटा मोटा धंधा शुरू करवा दीजिए हमारे साथ। जो भी इन्होंने किया आज उसका फल ये भुगत चुके हैं। आखिर ये हैं तो मेरी जेठानी ही, आज फिर मेरे लिए पूजनीय है। ओमकार का गुस्सा भी अब शांत हो गया। उसका भी समझ आ गया कि जो हो गया अब दोबारा लौट के तो आ नहीं सकता। वे अपना पैसा लगाकर अपने बड़े भाई को काम भी शुरू करवा देता है। दोस्तों दोनों भाई अपने अपने काम को अच्छे से संभाल लेते हैं और अपने परिवार के साथ बड़े ही प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारी कहानियाँ पारिवारिक होती हैं। अगर आपको कहानियाँ ज़रा भी पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग खुशी ओमकार के बारे में क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।